सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। मैं बता देता हूं आपका जो क्वेश्चन है, जैसे कि अनुपमा ने पढ़ भी लिया कि उत्तर शीत युद्ध के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए। यानी कि उत्तर शीत युद्ध का मतलब ये काल आता है जो पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि शीत युद्ध के बाद और शीत युद्ध के प्रारंभ से लेकर शीत युद्ध के बाद का जो काल आता है उसमें आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे होते हैं, उनके प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना है कि इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप होता है वो उत्तर शीत युद्ध के दौरान कैसा पाया जाता है, उसके प्रमुख मुद्दों पर यानी कि प्रमुख आपके जो टॉपिक्स है उन पर हमें चर्चा करना है। उन्हीं पॉइंट्स को हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन सर कहाँ से करा रहे हो, तो मैं आपको फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से ही एक जो आपका देखा जाता है शायद 7th क्वेश्चन का है आपका, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से शायद 7th नंबर वाला क्वेश्चन है ये, जो पर्टिकुलर ये देखने को आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही आपको आज मैं क्लास ये दे रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में आप चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी 134 का, ये सेकंड ईयर का कोड है पोल साइंस का, तो उसमें आप जाके विजिट कर लेना कि वो कौन कौन से आपके 22 या फिर 24 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वैल्यूएबल क्वेश्चन है। अगर उन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पढ़ लेते हो या फिर अपनी तैयारी कर लेते हो तो आपके 80 प्लस मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। उसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चंस में से पर्टिकुलर रोज आपकी डेली क्लासेस में एक एक क्वेश्चन को हम पुट आउट करते हुए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू एग्जाम के आप लोगों को मैं तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं आप लोग देख लीजिए अच्छे से, जो भी डाउट्स हो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अब हमारा आ जाता है उत्तर शीत युद्ध के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख मुद्दों की चर्चा कीजिए। यानी कि उत्तर शीत युद्ध से हमारा तात्पर्य ये होता है कि जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में हमारा शीत युद्ध का दौर आया था, जैसे कि आपका देखने को मिलता है कि जो शीत युद्ध का प्रारंभ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद ही होने लगा था और द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति कब हुआ था? 1945 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी। लेकिन पूर्णतः आपका देखा जाता है कि 1945 से ही शीत युद्ध की मतलब भनक जो बोल सकते हो कि आग सुलगना शुरू हो गया था। लेकिन 1947 में शीत युद्ध की प्रचंड व्यवस्था अब यहाँ से शुरू हो चुकी थी। 1947 से लेके 1991 तक शीत युद्ध रहता है। शीत युद्ध का टाइम पीरियड रहता है जिसे हम कोल्ड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अब इसमें जो आपका देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर जो शीत युद्ध की बात कर लेते हैं, उत्तर शीत युद्ध की बात कर लेते हैं, जो आपके शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था आपका देखने को मिलता है कि 1991 में शीत युद्ध समाप्त होता है। उससे कुछ साल पहले तथा उसके बाद का जो टाइम पीरियड रहता है उसके बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों का क्या प्रमुख मुद्दा होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। दैट्स क्लियर? तो हमारा बात कर लेते हैं आपके अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम परिभाषा। परिभाषा से तात्पर्य यह है कि जिसे हम ये देखेंगे कि जिसे डेफिनेशन बोलते हैं, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा ब्लैक पेन से। अगर परिभाषा की बात कर लेते हैं तो उत्तर शीत युद्ध से हमारा तात्पर्य ये क्या है कि हम जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो शीत युद्ध का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ भाई? शीत युद्ध का आगमन हुआ। आगमन यानी कि शुरुआत हुआ। उस परिस्थिति में हमें यह देखने को मिला कि ऐसी ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर घटना घटित हो रही थी, जैसे कि आपका देखने को मिला कि दो महाशक्तियों का उदय होता है, दो महाशक्तियों का जन्म होता है। एक आपका पूंजीवाद, दूसरा आपका साम्यवाद। पूंजीवाद की तरफ आपका अमेरिका देखने को मिलता है, साम्यवाद की तरफ आपका बोल सकते हैं सोवियत संघ देखने को मिलता है। सोवियत संघ अपने विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है तथा आपका अमेरिका पूंजीवाद के विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इन दोनों के बीच जो टकराव है वो शीत युद्ध की व्यवस्था को जन्म देता है और उस स्थिति में अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो परिवर्तन आते हैं
उन परिवर्तन के प्रमुख मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो हमें यह देखने को मिलता है कि इन दो महाशक्तियों के उदय के कारण शीत युद्ध का आरंभ होता है, शीत युद्ध का प्रारंभ होता है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय तौर पे एक द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति यानी कि तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति जन्म लेती है, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा होने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन ये तृतीय विश्व युद्ध होने तक ही रह पाता है, लेकिन ये होता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ये देखने को मिला कि जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब आपका समाप्त हुआ था, तो पर्टिकुलर ये देखने को मिला कि सभी देशों ने देखा कि दो महाशक्तियों का उदय हुआ 1947 में। पर ठीक है, वो शीत युद्ध के दौर में आपका साम्यवाद और पूंजीवाद आगे बढ़ रहा था। इन दो महाशक्तियों की विचारधारा के टकराने से ऐसा लग रहा था मानो अब थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। उस स्थिति में यह देखने को मिला कि सभी देशवासी या फिर अंतरराष्ट्रीय के जितने भी देश है, यानी कि इंटरनेशनल जितने भी कंट्रीज है, वो भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ डर रहे थे कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। अब देखने को मिला कि जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के क्षेत्र पर आपका देखा जाता है कि आपका देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार या फिर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया, जो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था दोनों शहरों पर। तो उस स्थिति में सभी देश ये घबरा रहे थे कि वो जापान आपका देखने को मिलता छोटा देश है, फिर भी इतना घातक युद्ध हुआ था। लेकिन आपका सोवियत संघ था अमेरिका के टक्कर देने वाला, यानी कि बोल सकते हो दोनों एक विपक्षी के रूप में ताकतवर स्ट्रॉन्ग देश थे। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हो जाता ना, यदि में सारा विश्व विनाश के तौर पर देखने को मिलता। तो ये बातें एक टेंशन की वजह या फिर तनाव की वजह सभी के लिए बहुत ज्यादा प्रमुख रूप में देखने को मिला। अब उत्तर शीत युद्ध के अंतर्गत हमें यह भी देखने को मिला कि जिसके तहत आपकी दो महाशक्तियों का उदय होने के कारण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अलग अलग परिवर्तन हुए, जो कि आपके प्रमुख मुद्दों के रूप में देखे जाते हैं। तो ये आपकी पूरी परिभाषा थी, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। दैट्स क्लियर यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है। अब क्या कह रहे हो स्वाति? ओके, देखो उत्तर शीत युद्ध से हमारा तात्पर्य यही है कि जब शीत युद्ध का जन्म हुआ था ना, यानी कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ था, खत्म हुआ था यानी कि एंड हुआ था, तो उस स्थिति में उसके कुछ समय बाद ही 1947 में वो शीत युद्ध का आगमन हो गया। अब ये शीत युद्ध के आगमन के कारण क्या हुआ कि दो महाशक्तियों का जन्म हुआ। महाशक्तियों का जन्म से मतलब है कि दो महाशक्तियां अंतरराष्ट्रीय तौर पर आगे बढ़ी। एक तरफ था आपका यूएसएसआर, यूएसएसआर, दूसरा यूएसए, यानी कि यूएसए की बात कर लेते हैं, अमेरिका आ जाता है, और यूएसएसआर का बोला जाता है सोवियत संघ आ जाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सोवियत संघ साम्यवाद को लेकर चल रहा था और अमेरिका किसे लेकर चल रहा था, पूंजीवाद को लेकर चल रहा था। तो इन दोनों में भाई टकराव हो रहा था, बोल सकते हो क्रॉस का मतलब है कि टकराव हो रहा था। तो उसके तहत हमें ये देखने को मिला दो महाशक्तियों का जन्म होता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में, अंतरराष्ट्रीय रिलेशनशिप में एक ऐसे डर की भावनाओं को उत्पन्न हो गया कि जिसके अंतर्गत जो इंटरनेशनल कंट्रीज थे ना, उनके मन में एक भय था। भय इट मीन्स की बोल सकते हैं कि इन दो महाशक्तियों को टकराने से थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो चुकी थी। क्या हो चुका था? थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो जाने के कारण इन दो महाशक्तियों पर जो आपस में टकरा रहे थे, सभी देश क्या कर रहे थे, उससे भयभीत थे। भयभीत यानी कि बोल सकते हो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, और अपनी व्यवस्थाओं को इन दोनों की बोल सकते हो टकराने की वजह से वो अपने आप में विकसित होने की प्रक्रिया में असफल भी हो रहे थे। उस स्थिति को ही उत्तर शीत युद्ध के दौर में देखा जाता है। और उत्तर शीत युद्ध से जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब आपका शीत युद्ध की समाप्ति की कगार आता है या फिर समाप्ति का समय आता है, जो कि आपका देखा जाता है 19 यानी कि 1989 में जब अलग अलग
यानी कि सोवियत संघ के जो सपोर्ट करने वाले देश थे उसका वो साथ देना छोड़ देते, यानी कि बहिष्कार कर देते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक ए है और ये एक बी है। भाई बी में भी 5 लोग हैं, ए में भी 5 लोग हैं। भाई ए में 5 जो लोग हैं वो हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। बी में जो 5 लोग हैं कुछ समय के बाद भाई 3 लोग इससे हट जाते हैं। भाई बच्चे कितने, अब ये बी कमजोर हो गया, यानी कि बी में आपके 2 ही कंट्रीज हो गए, बी में आपके 2 ही पर्सन हो गए और ये 5 है, तो भाई इस स्थिति पर इस पे हावी हो गए। तो उसके तहत आपका सोवियत संघ का विघटन होता है, यानी कि टूट के बिखर जाता है। सोवियत संघ के विघटन का कारण ये भी माना जाता है कि उसमें जो देश शामिल थे ना उन सभी देशों के आपस में टकराव की स्थिति बन चुकी थी। टकराव यानी कि ये आपस में ही लड़ने लगे थे। ठीक है, और उस स्थिति में एकता जो होता है ना कि यानी कि इक्वालिटी, या फिर बोल सकते हो कि सभी को एक साथ लेके चलने, या फिर सभी को मतलब मुसीबत में एक साथ खड़े होने की जो भावना थी, अब सोवियत संघ के साथ यह आपका 1989 में समाप्त हो जाता है, जिसके कारण सोवियत संघ के विघटन के बाद एक नई महाशक्ति का उदय होता है जो पूरे विश्व पर राज करता है। और वो महाशक्ति कौन है, आपका पूंजीवाद, यानी कि आपका अमेरिका का वर्चस्व हो जाता है। ये आपका उत्तर शीत युद्ध का पूरा टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे प्रमुख मुद्दे की, यानी कि हमारा अगला जो टॉपिक है प्रमुख मुद्दा, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आपके प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं जो अंतरराष्ट्रीय संबंध को संबोधित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यानी कि जब शीत युद्ध यानी कि उत्तर शीत युद्ध चल रहा था तो भाई इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो था ना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो संबंध थे उसमें प्रमुख मुद्दे क्या क्या थे, तो उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अब हमारा सब हेडिंग है प्रमुख मुद्दे। प्रमुख मुद्दे, प्रमुख मुद्दे की बात कर लेते हैं जिसके अंतर्गत आपका पॉइंट आ जाता है। प्रमुख मुद्दे से हमारा अभिप्राय यह है कि जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर शीत युद्ध का आगमन समाप्त हो रहा था तो उस व्यवस्था के कारण जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों पे प्रभाव प्रभाव डाल रहा था, या फिर बोल सकते हो प्रभावित कर रहा था, जिसके कारण पूरे विश्व में सभी देशों को ये शीत युद्ध अपने चपेट में ले रहा था। चपेट इट मीन बोल सकते हो कि अपने अंडर लेके उससे भयभीत या फिर डर की भावना सभी देशों में उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण जो छोटे मोटे देश थे ना वो ऐसा लग रहा था कि उनके सामने जो कीड़े मकोड़े के समान वो उनके साथ कुचले जाएंगे। जैसे कि आपका देखने को मिलता है कि जब दो महाशक्ति टकराती है तो छोटे छोटे जो आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं वो क्या होता है भाई, वो आपस में बोल सकते हो कि नष्ट हो जाते हैं। तो जो छोटे मोटे जो देश थे ना उनके मन में या फिर उनके लिए एक डर की भावना या फिर भयभीत की भावना उत्पन्न हो चुकी थी, जिसके अंतर्गत क्योंकि भाई शीत युद्ध में दो महाशक्तियां एक आपस में आमने सामने थी, और वो दो महाशक्तियां अगर रियल में अगर हथियारों का प्रयोग करके अगर वो टकराती आपस में तो उस सिचुएशन में आपका देखने को मिलता कि पूरे विश्व का विनाश निश्चित था। क्योंकि आपका देखने को मिलता है कि जब हिरोशिमा और नागासाकी जो आपके देखा जाता है कि छोटे मोटे देश थे उसमें अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया, तो अगर कोई उसका विपक्षी या फिर विरोधी अगर उससे टकराता तो अमेरिका कहीं ना कहीं इस बात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उससे जरूर भिड़ता। तो उस स्थिति में आपका देखने को मिलता है कि पूरे विश्व का विनाश निश्चित था उसी समय जब द्वितीय विश्व युद्ध की भावना या फिर जो द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी थी शीत युद्ध के कारण। तो ये इसके प्रमुख मुद्दे हैं, जिसके अंतर्गत इन प्रमुख मुद्दों में कुछ पॉइंट्स आते हैं। उन पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे पर्टिकुलर कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे प्रमुख मुद्दे पर निर्भर कर रहा है। ये आपका पूरा आंसर, यहाँ तक सभी को क्लियर है? बोलिए। देखो, शुरुआत और आगमन यानी कहने का मतलब है कि लिटिल बिट स्टार्टिंग से स्टार्टिंग था और अंत कैसे हुआ वो बताना है।
कहने का मतलब मान लो कि भाई मैं ए से लेके जेड तक चला, तो भाई ए बी सी एंड डी तक बोलते हैं, हाँ ए बी सी डी बोलते हैं, और उसके बाद एक्स वाई जेड इस तरीके से बोलते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के कुछ पल बताने हैं और लास्ट के कुछ पल बताने हैं। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब उसके बाद हमारे प्रमुख मुद्दे की बात कर लेते हो, तो यहाँ पे आपका आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। एक सेकंड मेरे को टॉपिक क्लियर कर लेने दीजिए, उसके बाद बता दीजिएगा आप। ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है निर्जातीयता, या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है कि निर्जातीय से हमारा तात्पर्य क्या है। निर्जातीयता, देखो जब शीत युद्ध हुआ था ना, तो उस समय बहुत से अंतरराष्ट्रीय जो देश थे ना, यानी कि इंटरनेशनल कंट्रीज थी, उन सब में ना जाति व्यवस्था, धर्म, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, इस तरीके से जो देखा जाता था, तो ये निर्जातीयता की स्थिति महत्वपूर्ण रूप में देखने को मिला, जिसके कारण जो शीत युद्ध की व्यवस्था थी उसके प्रमुख मुद्दे ये भी बन पाया, क्योंकि जो शीत युद्ध की व्यवस्था है ना, वो हमारे सोच पर डिपेंड है। और निर्जातीयता का मतलब जरूरी नहीं कि बस जात पात हो, धर्म भाषा हो, इसमें वैचारिक स्थिति पाई जाती है। वैचारिक मतलब यानी कि विचार पाए जाते हैं। और भाई शीत युद्ध में दो विचार थे, मैंने आपको बता दिया, एक आपका साम्यवाद, दूसरा आपका पूंजीवाद। ये विचारी तो थे। तो उस स्थिति में निर्जातीयता से हमारा तात्पर्य यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से ऐसे अंतरराष्ट्रीय देश थे जिनकी स्थिति में हमें यह देखने को मिला कि उनकी व्यवस्थाओं में हमें निर्जातीयता की स्थिति देखने को मिलती है। निर्जातीयता से हमारा ना केवल जाति, धर्म तथा संस्कृति से संबंधित है, अपितु हमें यह भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर वैचारिक भावनाओं के कारण भी एक दूसरे में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो पाई, जिसके अंतर्गत हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों की विचारधारा आपस में टकराई थी, जो कि एक तरफ आपका साम्यवाद था, दूसरा आपका पूंजीवाद था। क्लियर है निर्जातीयता। अगला पॉइंट आपका आ जाता है संघर्ष। संघर्ष, अगला पॉइंट है आपका संघर्ष। देखो निर्जातीयता का मतलब होता है कि जिसमें ना केवल जाति, धर्म, वेशभूषा या फिर भाषा, अपितु इसमें यह देखने को मिलता है कि वैचारिक व्यवस्था यानी कि थिंकिंग के कारण भी हमें भावनाओं का टकराव देखने को मिलता है, जिसके कारण हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो शीत युद्ध का जो दौर था, जो दो महाशक्तियों का उदय कब हुआ, भाई उनके थिंकिंग के टकराने से ही तो हुआ। एक तरफ आपका पूंजीवाद था, दूसरा आपका साम्यवाद था। तो ये थिंकिंग ही तो थी, किसकी किसकी थिंकिंग थी, आपका पूंजी बोल सकते हो कि अमेरिका और सोवियत संघ का थिंकिंग था। तो इन स्थिति में आपका देखा जाता है कि शीत युद्ध की व्यवस्थाओं के कारण अलग अलग देशों में जो आपके वैचारिक व्यवस्था थी, इन दोनों के कारण और टकराव की भावना देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो आपका निर्जातीयता में ये देखने को मिला कि दो थिंकिंग टकरा रही थी, यानी कि दो सोच व्यवस्था टकरा रही थी। एक आपका सोवियत संघ, दूसरा आपका पूंजीवाद। पूंजीवाद के मानने वाले कुछ देश शामिल थे और आपके सोवियत संघ के मानने वाले भी कुछ देश शामिल थे। तो इन, अब मान लो कि पूंजीवाद से मैं पी से डेडिकेट करता हूँ और आपका बोल सकते हो साम्यवाद को मैं सी एस से डेडिकेट करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक नेचुरल से एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अब भाई पूंजीवाद की तरफ मान लो कि 5 देश है और इसकी तरफ भी 5 देश है, तो ये देश आपस में टकराएंगे। यही निर्जातीयता की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत ना केवल धर्म, ना केवल भाषा, ना केवल सांस्कृतिक, अपितु दो थिंकिंग के होने के कारण भी इनके बीच होने वाले टकराव के कारण देशों में जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो टकराव की भावना या फिर बोल सकते हो कि युद्ध की भावना उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया।
अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है, सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है संघर्ष। संघर्ष का मतलब बोल सकते हो कि इसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है कि जो शीत युद्ध का दौर आया तो दो महाशक्तियों का आपस में संघर्ष देखने को मिला। आपका जो पूंजीवाद, दूसरा आपका साम्यवाद को जो व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत अमेरिका अपने सोच व्यवस्था को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपका देखा जाता है कि युगोस्लाविया जैसे देश में अलग 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 विचारधारा आगे बढ़ रही थी। युगोस्लाविया में जिस तरीके से पूंजीवाद का वर्चस्व बढ़ रहा था, तो उस स्थिति में आपका देखने को मिलता है कि इनके बीच संघर्ष, आपका बोल सकते हो कि अलग अलग जो देश थे वो हमारे देखने को मिलता है कि उनके कारण हमारा जो है वो आपका देखने को मिलता है कि अर्जबेन, जो जिस तरीके से अर्जबेन है यानी कि अजरबेन जो आपका देश है या फिर युगोस्लाविया है, इनके बीच भी टकराव की भावना उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि आपका देखा जाता है युगोस्लाविया आपका पूंजीवाद की तरफ आकर्षित था और अर्जबेन जो है आपका साम्यवाद की तरफ आकर्षित था। तो उस स्थिति में संघर्ष की भावना शीत युद्ध के दौरान बनती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि ये तो महाशक्तियां बड़ी तौर पर विश्व पर राज कर रही थी। ठीक है, और ये दोनों अगर टकराएंगी तो छोटे मोटे देश अपने आप ही एक दूसरे के विपक्ष के रूप में या फिर एक दूसरे के दुश्मन के रूप में संबंधित होते हुए संघर्ष करने लगेंगे। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आपका आ जाता है इस्लामी। देखो, संघर्ष से मतलब ही यही हो जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था ना, तो उसके तत्पश्चात ये देखने को मिला कि दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। उनके सोच व्यवस्था की उदय होने के कारण तो उसमें कुछ ऐसे भी देश थे जो पूंजीवाद की तरफ रुझाव करते थे और कुछ ऐसे देश थे जो साम्यवाद की तरफ रुझाव करते थे। तो ये देखने को मिला कि इन देशों के बीच आपस में टकराव देखने को मिला, इन देशों के बीच संघर्ष देखने को मिला कि वो चाहते थे भाई अपना पूंजीवाद आगे बढ़े और आपका साम्यवाद चाहता था कि साम्यवाद आगे बढ़े। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, संघर्ष की भावना देखने को मिली, जो शीत युद्ध के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कारण देखने को मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध संघर्ष के कारण जो बेहतर होने की बजाय आपका देखने को मिला कि अलग अलग देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय जो संबंध अच्छे होने चाहिए थे, बेहतरीन होने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं संघर्ष के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है। हाँ जी, अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है इस्लामिक व्यवस्था। इस्लामिक व्यवस्था का उदय। देखो, आपको एक बात बता दो ना, अमेरिका बहुत जाना माना खिलाड़ी रह चुका है पूरे विश्व का, आज भी और बहुत पहले से भी। सभी बच्चे म्यूट हो जाओ और इसकी कहानी के रूप में स्टोरी सुनिए कि जो अमेरिका है ना, वो जाना माना खिलाड़ी रह चुका है किसका भाई, पूरे विश्व का। इसकी जो रचना है, इसकी जो थिंकिंग है, ये देखने को मिलता है कि ये खुद ही आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जब आतंकवाद इसके विरोध में उस खड़ा हो जाता है तो ये उस आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देता है। उदाहरण के तौर पे आपको देखने को मिलता है कि जैसे आपका 9/11 की जो घटना घटित हुआ था, किस प्रकार से अमेरिका के 4 क्षेत्रों पर बोल सकते हो कि विमान का बोल सकते हो क्रैश लैंडिंग करवाया गया, या फिर जो भवन थे उसके बोल सकते हो कि प्रभावित करने के लिए आतंकवाद ने किस तरीके से उस पर अमेरिका के प्रभाव को या फिर अमेरिका के 4 भवनों को नष्ट कर दिया गया। तो उस स्थिति में अमेरिका ने क्या किया, आतंकवाद को उसी ने बनाया था और उसी आतंकवाद को उसने नष्ट कर दिया। तो क्या है ना कि अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए शीत युद्ध के दौरान भी ये बोल सकते हो कि चाल चल रहा था, चाल यानी कि छल कपट कर रहा था कि वो ना धीरे धीरे इस्लामिक कंट्रीज जो था, इस्लामिक कंट्रीज में आ जाता है, अजबेकिस्तान आ जाता है, उज्बेकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है। ठीक है, इस जैसे इन जैसे देशों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान में जो इस्लामिक जो देश थे या फिर इस्लामिक जो मोमडम्स थे, जो इस्लाम को लेके आगे बढ़ना चाहते थे,
तो अमेरिका उनका सहारा लेके ना अंतर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर इस्लामिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहता था, जिसके कारण ये चाहता था कि इस्लामिक जो देश के जो लोग हैं ना, वो अमेरिका के साथ जुट जाए और सोवियत संघ का विरोध करने लगे, जिसके कारण ये देखने को मिला कि अमेरिका इस बात को सही ठहराते हुए इनका सपोर्ट लेने के लिए इस्लामिक व्यवस्था पर आतंकवाद का उदय करने का प्रयास अमेरिका के द्वारा किया गया था। ठीक है। और इसके पश्चात ये देखने को मिला कि जो शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के टाइम में इस्लामिक व्यवस्था का जब उदय हुआ, जन्म हुआ, तो उस कारण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की जो शांति थी वो पूरी तरह से भंग हो चुका था, ड्यू टू अमेरिका। ठीक है, ड्यू टू अमेरिका, इट मीन्स कि अमेरिका के कारण। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया इस्लामिक व्यवस्था का उदय का क्या मतलब है? देखो, अगला आपका पॉइंट है इस्लामिक व्यवस्था का उदय। इस्लामिक व्यवस्था में आपका देखा जाता है कि अमेरिका ने एक चाल चला कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो वो क्या कर रहा था, तजबेकिस्तान आ गया, उज्बेकिस्तान आ गया, यूगोस्लाविया हो गया, आपका अफगानिस्तान हो गया, इन जो देशों में जो आपका देखे जाते हैं जो मोमडन्स थे, इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग थे, वो कट्टरपंथी विरोध कर रहे थे हिंदू या फिर बोल सकते हो अलग अलग धर्म का। ठीक है, ये चाहते थे पूरे विश्व में इस्लाम का वर्चस्व हो। और अमेरिका क्या कर रहा था कि ये इन्हें दिलासा दे रहा था कि पूरे विश्व में किसका वर्चस्व होगा, इस्लाम का वर्चस्व होगा। फिर अमेरिका ने इनके साथ क्या हुआ, गठबंधन किया या फिर बोल सकते हो कि इनके साथ जुड़ना शुरू किया कि अब हमारे सामने, हमारे साथ अगर इस्लाम जुड़ जाएंगे, इस्लाम के लोग जुड़ जाएंगे, तो अमेरिका का जो ताकत है वो और ज्यादा दो गुना हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो शीत युद्ध की जो स्थिति थी, जो आपका बोला जाता है सोवियत संघ का, सोवियत संघ उसका विरोधी था, तो वो सोवियत संघ को आसानी से हरा सकता है। तो उसने क्या किया, इस्लामिक व्यवस्था का जन्म किया। और इस्लामिक व्यवस्था का जन्म होने के कारण अंतरराष्ट्रीय संबंध जो था ना, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा, उस पर दुष्प्रभाव पड़ने लगा। अब एक देश दूसरे देश से मिलने या फिर बोल सकते हो कि गठबंधन या फिर मित्रता करने में घबरा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई आतंकवाद का यहाँ पे जन्म की स्थिति देखने को मिलती है। क्लियर हो गया अब? अब जैसे कि इस्लाम था, इस्लाम आतंकवाद को लेके चल रहा था और अमेरिका भाई इस्लाम को सपोर्ट कर रहा था। तब कोई भी, हम मान लो कि जब आपको पता चल रहा है कि पूरे विश्व में अब क्या है, आतंकवाद बढ़ रहा है, तो आप किसी पर भरोसा करोगे? नहीं करोगे। तो उस स्थिति में जब धीरे धीरे आतंकवाद की स्थिति जब पनप रही थी या फिर जन्म ले रहा था, तब विश्व के सभी देश घबरा रहे थे। सारे देश, अंतरराष्ट्रीय जो देश थे, वो घबरा रहे थे कि भाई अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे या फिर हम किसी भी अपने मतलब खुद स्वयं अपना विकास करने में वो अपने आप को आगे करने लगे। यानी कि इस कारण से आपका देखा जाता है कि बहुत से ऐसे देश थे जो गुट निरपेक्षता को फिर अपनाने लगे। इसी कारण यानी कि इस्लामिक व्यवस्था के उदय के कारण गुट निरपेक्षता की व्यवस्था के रूप में वो अपना रुझाव दिखाने लगे। ठीक है, क्लियर हो गया स्वाति? ठीक है, उसके बाद आपका देखा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिपति। देखो, ये देखने को मिला कि जब इस्लामिक व्यवस्था का जब उसने अमेरिका ने उदय किया या फिर इस्लामिक व्यवस्था का जन्म दिया, तो उस स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका ना, ये देखने को मिला कि आधिपति हो गया। आधिपति मतलब यानी कि बोल सकते हो कि आधा अधिकार पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर, अंतरराष्ट्रीय संबंध पर उसने स्थापित करने का प्रयास किया जाने लगा उसके द्वारा। वो अब क्या कर रहा था कि भाई अब अपनी शक्तियों को इतना प्रचंड व्यवस्था में बढ़ा चुका था कि वो अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि वो अब उसका आधिपत्य हो गया, यानी कि अब पूरे विश्व में उसका अधिकार हो गया। उस स्थिति में ये देखने को मिला कि अमेरिका इस आधिपत्य की व्यवस्था के कारण पूरे विश्व में अपनी पूंजीवाद की धारणा को धीरे धीरे छोटे देशों पर थोपना शुरू कर दिया। थोपना यानी कि
ये देखने को मिला कि अगर कोई नहीं भी अगर पूंजीवाद की तरफ रुझाव रख रहा था, उस स्थिति में उसे धमका कर, डरा कर, भयभीत कराकर कि हाँ, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अगर किसी भी प्रकार का उस पर खतरा मंडराएगा तो अमेरिका उसे सपोर्ट नहीं करेगा। इस धारणा को, इस बात को सुनते सुनते सभी देशों ने अब धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ रुझाव करना शुरू कर दिया। अब जिसके कारण ये देखने को मिला कि यहाँ पर इस्लामिक व्यवस्था के साथ साथ अब पूंजीवाद का वर्चस्व होने के कारण आपका अमेरिका है धीरे धीरे पूरे विश्व पर अपना अधिपति जमाने लगा था। क्लियर हो गया? उसके बाद आपका तत्पश्चात ये देखने को मिलता है कि आपका अगला पॉइंट आ जाता है सतत विकास। सतत विकास की बात कर लेते हैं तो आपका ये देखने को मिलता है कि देखो, शीत युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक और धारणा आता है कि सस्टेन डेवलपमेंट। सस्टेन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा विकास जो पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि हम अपना विकास करने के लिए इतना भी मगहूर ना हो जाए, मगसूर ना हो जाए कि हम प्राकृतिक तथा प्रकृति की जो संसाधन है उसका विकास करते करते, अपना विकास करते करते हम आने वाले भावी पीढ़ी के बारे में सोचे ही ना। ठीक है, और अपना विकास करने के कारण हम अपने पर्यावरण को प्रभावित यानी कि पर्यावरण पर कुछ नुकसान ना पहुंचा रहे हैं। उस स्थिति में सतत विकास की धारणा को आगे बढ़ाया गया या फिर सतत विकास की बात पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों ने अपना एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। ये द्वितीय शीत युद्ध के दौरान ही ये व्यवस्था एक बहुत बढ़िया आया था पूरे विश्व में। ठीक है, जिसके कारण आपका देखा जाता है कि जो टाइम पीरियड होता है 1992 के आसपास सतत विकास का प्रचंड व्यवस्था शुरू हो चुका था। 1992 में सतत विकास का जो बोल सकते हो कि सम्मेलन हुआ था, जो कि आपका रियोडी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उस सम्मेलन के माध्यम से ही सतत विकास की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। और इस सम्मेलन में ये बात अंतरराष्ट्रीय के सभी देश यानी कि इंटरनेशनल कंट्रीज ने, सभी देशों ने स्थापित किया कि हमारा जो डेवलपमेंट है, हम अपने डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी प्राकृतिक तथा आने वाले जो पीढ़ी है, इट मीन्स कि बोल सकते हो इन फ्यूचर जनरेशन जो है उसका विकास, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम अपने संसाधनों का प्रयोग करें। वही आपका सतत विकास की बातों को शीत युद्ध के दौरान देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आ जाता है पूंजीवाद का साम्राज्य। हाँ जी, पर्यावरण तथा आने वाले जो भावी पीढ़ी है उस पर भी हम अपना ध्यान रखें। अब यहाँ पे आपका अगला पॉइंट आ जाता है ना, लास्ट पॉइंट है पूंजीवाद का साम्राज्य। साम्राज्य की बात कर ली जाए तो जब शीत युद्ध का समाप्ति हुआ यानी कि 1991 में जब शीत युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, सोवियत संघ के विघटन के बाद आपका शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। बोल सकते हो कि शीत युद्ध खत्म हो जाता है। ठीक है, 1992 तक शीत युद्ध का पूरा नामो निशान पूरे विश्व से खत्म मिट जाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में देखा जाता है कि ये जो शीत युद्ध है ना 1991 में ही खत्म हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से सोवियत संघ का वर्चस्व खत्म होके रूस का जो जन्म होता है 1992 के दौर पे देखा जाता है, तो पूर्ण रूप से आपका सोवियत संघ का विघटन या फिर समाप्ति 1992 माना जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे एक फैन होता है, हमारे घर में फैन होता है, हम फैन को ऑन करते हैं, तो जब ऑन करते हैं तो पूरी स्पीड धीरे धीरे स्पीड कर देते हैं ना। तो वैसे ही जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी वो 1991 माना जाता है, लेकिन पूरी तरीके से जो समाप्त होने का जो प्रोसेस है, पूरा नामो निशान मिटने का प्रोसेस है, वो आपका 1992 माना जाता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर ऑप्शन में लिखने की बात आए तो 1991 ही लिखिएगा। ठीक है, अगर उसके बाद 92 भी जोड़ना चाहो तो लिखने का जो तरीका मैंने आपको बता दिया कि 1991 में शीत युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो गया, लेकिन पूरे विश्व में इसकी जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से इसको समाप्ति के रूप में देखने को मिलता है कि 1992 तक ये अब पूरी तरीके से इसको पूरे विश्व से निष्कासित या फिर समापन की व्यवस्था देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है
कि 1991 में जिस तरीके से पूंजीवाद बोलो कि साम्यवाद का खत्म समापन हुआ या फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो पूरे विश्व पर पूंजीवाद का साम्राज्य स्थापित हो गया। पूरे विश्व में अब क्या है, पूंजीवाद का डंका बजने लगा। डंका इट मीन्स की बोल सकते हैं पूंजीवाद का अधिपति हो गया। पूरे विश्व के देशों पर पूंजीवाद का राज्य हो गया, जिसके अंतर्गत हम साम्राज्य शब्द से संबोधित कर चुके हैं। ठीक है, एवरीवन क्लियर दैट्स पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स थे जो अंतरराष्ट्रीय संबंध में प्रमुख मुद्दों का कारण बनता है, जो शीत युद्ध के दौरान होता है, उत्तर शीत युद्ध के दौरान होता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जिसके अंदर बात कर लेते हैं। हम इसमें पर्टिकुलर हम 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किए, जो कि परिभाषा के साथ साथ हम अपने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हुए इन्हें एक्सप्लेन किए थे। अब आपका लास्ट पॉइंट, आपका जो बोल सकते हो कि लास्ट सब हेडिंग बनता है। हाँ जी। अच्छा, लास्ट पॉइंट मैंने ये करवाया था कि पूंजीवाद का साम्राज्य, पूंजीवाद का साम्राज्य से आपका तात्पर्य है कि जब शीत युद्ध 1991 में समाप्त हुआ था ना, जिसके कारण ये देखने को मिला कि अब शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद सोवियत संघ की विचारधारा खत्म हो गई। सोवियत संघ की विचारधारा खत्म होने के बाद विश्व में पूरा एक ही विचारधारा का जन्म हुआ या फिर उदय हुआ, या फिर उसकी ही प्रचंड व्यवस्था पर विकास करने का व्यवस्था देखने को मिला, आता है पूंजीवाद। अब पूरे विश्व में पूंजीवाद का डंका बजने लगा। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका अब यहाँ पर विजयी होकर जीत चुका था, जो कि सोवियत संघ का हार के बाद पूंजीवाद की स्थापना हो चुकी। और पूंजीवाद भाई अब एक ही ऑप्शन था। मान लो कि भाई मेरे पास दो रास्ते हैं, अब मान लो कि ये रास्ता अब खत्म हो गया, ठीक है, तो भाई मेरे को इसी रास्ते से अब जाना पड़ेगा ना। तो पूरे विश्व में दो महाशक्ति थी, एक आपका सोवियत संघ, दूसरा आपका अमेरिका। तो अमेरिका, मान लो कि सोवियत संघ खत्म हो गया, तो भाई अमेरिका को ही चुनोगे ना, और चुनना पड़ता ही, क्योंकि ये दो महाशक्ति थी ना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उस स्थिति में आपका पूंजीवाद का साम्राज्य 1991 के बाद देखने को मिलता है। ठीक है। अब अब एक इसमें एक और लास्ट पॉइंट ऐड कर लेना, आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा वैश्वीकरण। पूंजीवाद का साम्राज्य, पूंजीवाद का साम्राज्य, ये मैंने पूरा सब हेडिंग लिखा था। ये आपका लास्ट पॉइंट है, वैश्वीकरण का विकास। देखो, पूंजीवाद के कारण अमेरिका ने एक और बात पर ध्यान रखा कि इसने वैश्वीकरण की स्थिति, यानी कि बोल सकते हो ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का दूसरा नाम होता है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का मतलब होता है, या फिर वैश्वीकरण का मतलब होता है, जब पूरा देश एक जगह पे एकत्रित हो जाए। एक जगह पर एकत्रित होने का मतलब है कि एक जगह पर जुट जाए। वो आपका जुटने का कारण क्या होता है? व्यापार, उद्योग, सरकारी की व्यवस्था, शांति, आतंकवाद की समाप्ति, राजनीति व्यवस्था, आपका पर्यटन, ये जितने भी है, सामानों का आदान प्रदान, ये जितने भी है, ये आपका देखने को मिलता है कि वैश्वीकरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वैश्वीकरण का मतलब ही होता है कि अंतरराष्ट्रीय रूप में सभी के साथ आगे चलना, सभी के साथ एक साथ एकजुट होना, वो आपका वैश्वीकरण कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वैश्वीकरण का अगर दूसरा नाम होता है, तो वो आपका एग्जाम में भूमंडलीकरण जरूर पूछता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से एक टॉपिक का एग्जाम आपका जरूर पूछता है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट पॉइंट्स थे, जिसमें हमने ये देखा कि उत्तर शीत युद्ध में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख मुद्दे पर चर्चा किया कि उत्तर शीत युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय संबंध की क्या व्यवस्था थी, और वैश्वीकरण के कारण अब क्या है कि धीरे धीरे देश सभी एक दूसरे से करीब आते गए या फिर जुड़ते गए, जो कि ये आपका टाइम पीरियड होता है 1993 के आसपास। वैश्वीकरण की प्रचंड व्यवस्था अब धीरे धीरे शुरू होती गई, और इसकी जो शुरुआत की व्यवस्था है, वो आपके पूंजीवाद का देन माना जाता है, या फिर अमेरिका की ही विकास के कारण आपका वैश्वीकरण की स्थिति का दौर आता है। ठीक है, पूरे विश्व में। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है टॉपिक,
सारांश, एक सेकेंड, सारांश, सारांश आपके इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट सब हेडिंग है जो आपका आंसर को पूरा कंप्लीट कर देगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम। एग्जाम में आपको इसी तरीके से अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, तो ये आपका सारांश कंप्लीट होता है। तो देखो सारांश से हमारा तात्पर्य यह है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति चल रही थी, उस स्थिति में ये देखने को मिला कि अंतरराष्ट्रीय संबंध था, अंतरराष्ट्रीय संबंध में अनेकों परिवर्तन हुए, जिसके अंतर्गत हम ये देखने को मिला कि द्वितीय विश्व शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के टकराने के कारण पूरे अंतरराष्ट्रीय संबंध पर एक ऐसी भावनाओं का छाप छोड़ा गया इन दो महाशक्तियों के कारण कि सभी छोटे मोटे जो देश थे घबरा रहे थे तृतीय विश्व युद्ध की भावना या फिर तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति ना पैदा हो सके, इस कारण से उन वो भयभीत थे या फिर घबरा रहे थे। तो ये था आपका पूर्णतः रूप से सारांश, जिसके अंतर्गत हमने इस पूरे टॉपिक्स को क्लियर किया। ओके एवरीवन, क्लियर हो गया सभी को? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।